हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। वी कैन सी इन द लास्ट पीरियड्स दैट ट्रस्ट और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं, उनमें काफी सारी चीजों में अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पूरा चेंज किया गया। In Finance Act 21, again, there has been some kind of changes, some amendments that are applicable for charitable organizations and trusts that will be applicable from assessment year 22-23. So in this video, I'll be discussing the changes that have been brought in the provisions relating to charitable organizations and trusts by फाइनेंस एक्ट 21। सो फाइनेंस एक्ट 21 में जो भी चेंजेस आए हैं रिलेटिंग टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो चेंज आया है दैट इज 1023C। 1023C में दे हैव प्रोवाइडेड अ लिस्ट। वी ऑल नो दैट कि एक लिस्ट दी गई है हमें कि कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पर इस सेक्शन में एग्जेम्पशन क्लेम करने का परमिशन दिया जाएगा। 1023C के सब क्लॉजेस 3AD 3AE they deal with 3AD deals with organizations that are established for educational purposes, universities, etc., that exist only for educational purposes and not for profit. And 3AE discusses the organizations set up for मेडिकल बेनिफिट्स, हॉस्पिटल्स, है ना। तो 3AD जो है वो बोलता है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और अगर उसकी रिसिट एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा नहीं है तो एग्जेम्पशन क्लेम किया जा सकता है। एंड 3AE बोलता है अगर हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं और रिसिट अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा नहीं है तो एग्जेम्पशन क्लेम किया जा सकता है। अर्लियर दिस लिमिट वाज 1 करोड़। तो अगर आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो और आपकी जो रिसिट्स है वो 1 करोड़ के अंदर है तो आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते थे। नाउ दिस लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 करोड़ टू 5 करोड़। ठीक है। सो इफ इट इज इन केस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल्स दैट इज 3AD 3AE, अब आप क्या क्लेम कर सकते हो? एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो अप टू 5 करोड़। सो थ्रेशोल्ड हैज बीन इंक्रीज्ड। प्लस अब उन्होंने एक चीज और क्लेरिफाई करी है दैट दिस पर्टिकुलर लिमिट ऑफ 5 करोड़ विल बी एप्लीकेबल ऑन वन असेसी। ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी व्यक्ति का हॉस्पिटल भी है और स्कूल भी है तो इट विल नॉट बी कि हॉस्पिटल में भी आपको 5 करोड़ तक का एग्जेम्पशन है और स्कूल में भी आपको 5 करोड़ तक का एग्जेम्पशन है, तो 5 और 5 10 नहीं होगा। एक ही व्यक्ति के लिए अगर स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, तो उस पर्सन को 5 करोड़ तक का बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है। तो वो चीज भी उन्होंने इसमें क्लेरिफाई करी है दैट ऐसा नहीं होगा दैट 5 करोड़ सेपरेट है। दिस लिमिट इज per assessee. Limit shall be applicable for an assessee with respect to aggregate receipts from educational institutions or hospitals. So 3AE 3AD का aggregate will be 5 करोड़। इंडिविजुअल 5-5 10 करके आप बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। दिस इज फर्स्ट चेंज विच इज इंपॉर्टेंट अगेन, एंड एज आई ऑलवेज से इन ऑल ऑफ माय वीडियोस, व्हेनेवर देयर इज एन अमेंडमेंट इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। सो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसमें मोस्टली क्वेश्चन आपका दोनों वाला आने के चांसेस हो सकते हैं, मतलब कि आपको क्वेश्चन में दिया है और उसका एक हॉस्पिटल भी है और स्कूल भी है, तो हमें ध्यान रखना है कि टोटल 5 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अगर 4.5 है तो इधर एक्सक्यूज मी, तो 5-5 के अंदर है बट 4.5 जुड़ करके 9 हो जाएगा, तो आपको एग्जेम्पशन मतलब आप 1023C वहां से बाहर आ जाओगे। एंड यू नीड टू टेक अप्रूवल, एंड वो पूरा जो प्रोसीजर होता है कि अगर रिसिप्ट ज्यादा है तो क्या करना है, दैट प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड। बट एग्जेम्पशन आपको 5 करोड़ वाला जो लिमिट है वो फिर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन अगेन सम अमेंडमेंट्स। Some provisions have been rationalized to eliminate the possibility of double deductions. कुछ जो provisions हमारे trusts में हैं, हम सब जानते हैं trusts charitable organizations को काफी सारे benefits, काफी सारे deductions, exemptions दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो कहीं कहीं पर organizations जो हैं वो डबल डिडक्शन क्लेम कर सकते थे। उन चीजों को उन्होंने रैशनलाइज करा है, ऐसे प्रोविजंस को उन्होंने अब क्लेरिफाई कर दिया है ताकि कोई भी व्यक्ति सेम अमाउंट का दो जगह बेनिफिट ना ले सके, दो जगह डिडक्शन ना ले सके। ठीक है। सो कौन से प्रोविजन है? सबसे फर्स्ट, कॉर्पस डोनेशंस जो भी आपको रिसीव होते हैं, एनी डोनेशन दैट इज रिसीव विद स्पेसिफिक इंटेंशन टू इन्वेस्ट इन द कॉर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई सा भी ऐसा डोनेशन जो कि आपको कॉर्पस के लिए ही मिला है वो आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता था, ये हम जानते हैं। अब उन्होंने स्पेसिफिकली ये बोल दिया है कि द कॉर्पस इज टू बी इन्वेस्टेड इन अ मोड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 11(5), ताकि ऐसा ना हो कि कॉर्पस में वो पैसा आया तो पहले तो हमको बेनिफिट मिल ही गया और फिर हमने उसी को
एप्लीकेशन में भी इंक्लूड कर लिया खर्च कर करके, तो एप्लीकेशन में भी अपन ने 85% में भी इसको क्लेम कर लिया, वो नहीं हो इसीलिए अब उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि कॉर्पस जो है दैट इज टू बी इन्वेस्टेड इन अ मोड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 11(5), ठीक है, दैट इज कंपल्सरी टू बी इन्वेस्टेड अंडर सेक्शन 11(5). एप्लीकेशन आउट ऑफ कॉर्पस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन। वही दोनों पॉइंट्स कनेक्टेड है जो अभी मैंने बताया। तो अगर आप कॉर्पस से एप्लीकेशन करोगे उसको एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। हाउएवर अगर आपने कॉर्पस से एप्लीकेशन करा है और बाद में उसको रीइंबर्स कर दिया है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन। मतलब क्या कि सपोज आपको किसी साल में 50 लाख रुपए कॉर्पस के लिए मिले और आपने उसको 11(5) के मोड्स में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आपने यहां से उसको खर्च करा तो उसको एप्लीकेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। हाउएवर इफ द अमाउंट इज डिपॉजिटेड बैक इन द मोड स्पेसिफाइड अंडर 11(5) फ्रॉम इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, देन दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन। मतलब सपोज आगे चल करके जो भी आपकी रेगुलर इनकम आ रही है, मतलब जो भी आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, उस पर्टिकुलर इनकम में से आपने ये 11(5) में डिपॉजिट बैक कर दिया। जैसे कि सपोज ये 50 लाख, वापस शुरू पे चलते हैं, 50 लाख का आपको कॉर्पस मिला था किसी साल में, 50 लाख में से आपने 20 लाख का खर्च कर दिया, इसको एप्लीकेशन नहीं मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सपोज 2 साल बाद 3 साल बाद जो आपकी रेगुलर इनकम आ रही थी, सपोज कर लेते 70 लाख की आपकी इनकम थी, इस 70 लाख में से आपने वापस से इस फंड में ये 20 लाख एक तरीके से डिपॉजिट बैक कर दिया कि हमने तब कॉर्पस में से निकाला था, तो अब हमारी इनकम में से हमने कॉर्पस में वापस जमा कर दिया। देखो प्रैक्टिकली ये सिचुएशन आ सकती है, कॉर्पस का एप्लीकेशन नहीं माना, लेकिन हो सकता है ना कि सामने वाले के पास नहीं है पैसा तो उसने कॉर्पस के थ्रू एप्लीकेशन कर लिया, तो उस साल तो उसको एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। लेकिन आगे चल करके आपकी इनकम से अगर आप कोई अमाउंट डिपॉजिट बैक कर देते हो कॉर्पस में, तो फिर उस साल उस अमाउंट को एप्लीकेशन में इंक्लूड किया जाएगा। सो क्या लिखा है आपने, हाउएवर if in any subsequent year the amount so spent out of the corpus is invested back into the corpus, then the same shall be treated as an application in that previous year। तो जिस साल आप ये 20 लाख वापस रीइंबर्स करोगे, एक तरीके से डिपॉजिट बैक करोगे, उस साल इसको इनकम मान लिया जाएगा, ठीक है। पहले साल जब आप एक्चुअली खर्च कर रहे हो तब आप उसका एप्लीकेशन नहीं मानते हो। गेटिंग द पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। तो ये दो बातें हुई रिलेटिंग टू कॉर्पस। सबसे पहला, अब से कॉर्पस बेनिफिट लेना है तो 11(5) में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, वहां से एप्लीकेशन अगर किया है तो वो डिडक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। हाँ, आगे चल करके अगर हम उसको फिर से डिपॉजिट बैक कर देते हैं तो उस साल आपको उस अमाउंट की एप्लीकेशन का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन फ्रॉम लोन्स एंड बोरोइंग्स शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब अगर आपने कोई एक्सपेंस या कोई भी अमाउंट स्पेंड किया है लोन लेकर के, तो लोन लेकर के वैसे भी देखो प्रैक्टिकली कोई एप्लीकेशन माना भी नहीं जाना चाहिए, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया उसको, क्योंकि लोन आपने लिया तो वो आपकी इनकम नहीं है, एप्लीकेशन शुड बी आउट ऑफ योर इनकम। तो आपने कहीं से लोन ले लिया, अब आपने उस अमाउंट को आपकी ट्रस्ट के खर्चों के लिए यूज कर लिया, दिस इज नॉट एन एप्लीकेशन। हाउएवर आपकी इनकम में से जब आप अब ये लोन रीपे करोगे तब उसे एप्लीकेशन माना जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। तो आपने लोन लिया, खर्चा करा, ये आपकी एप्लीकेशन में नहीं आएगा, लेकिन आगे चल करके जब हम ये लोन रीपे करेंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन। सो हाउएवर इफ लोन इज रीपेड फ्रॉम इनकम देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एन सॉरी एप्लीकेशन, ठीक है। तो तीसरी चीज हमने क्या समझी कि लोन से लिया हुआ पैसा, मतलब किसी से उधार लेकर खर्च करोगे तो उसका आपको एप्लीकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 85% में आप उसको ऐड नहीं कर सकते। एंड लास्टली, अगर एक्सेस एप्लीकेशन हो गया है तो इट शैल नॉट बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, कि इस साल हमने ज्यादा खर्च कर दिया जितना करना था उससे, तो अगले साल हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर लें और एडजस्ट कर लें, ऐसा अलाउड नहीं रहेगा, ठीक है। सो दीज आर द चेंजेस दैट हैव बीन टेकन इन फाइनेंस एक्ट 21। शॉर्ट में हमने डिस्कस किया बिल्कुल, ताकि आपको एक हाईलाइटेड रहे। अमेंडमेंट्स हर टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी जब जब जैसे जैसे जो चेंजेस आते रहेंगे, जो आप लोगों के एग्जाम्स के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे। सो असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, मतलब फाइनेंस एक्ट 21 में ये चेंजेस लाए गए हैं। बहुत ही क्विक फटाफट से एक बार वापस से बता देती हूँ। सबसे पहला जो लिमिट है 1 करोड़ वाली एजुकेशन और हॉस्पिटल्स की, उसको 5 करोड़ कर दिया है, और ये लिमिट पर एसएससी है, तो अगर आपका स्कूल भी हॉस्पिटल भी है तो 5-5 नहीं मिलेगा, दोनों का कंबाइंड 5 करोड़ तक का बेनिफिट आपको मिलेगा, करेक्ट। तो 1023C3AD 3AE में ये चेंज आया है। सेकंड, कुछ ऐसी जगह जहां पर एसएससी गलत फायदा उठा सकते थे उसको उन्होंने रैशनलाइज कर दिया। तो सबसे पहला, कॉर्पस अगर है तो उसको 11(5) में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा।
एप्लीकेशन फ्रॉम कॉर्पस विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन, हाउएवर अगर आगे चल करके हम इनकम को डिपॉजिट बैक कर देते हैं कॉर्पस में तो उसको उस साल एप्लीकेशन माना जा सकता है। तीसरा, आपका अगर आपने लोन लेकर के कोई खर्च किया है वो एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, हाउएवर अगर हम इस लोन को इनकम से रीपे करेंगे तो एप्लीकेशन माना जाएगा। एंड लास्टली, अगर आपका कोई एक्सेस एप्लीकेशन है तो वो अगले सालों में सेट ऑफ आगे हो चल करके नहीं होगा कि ठीक है इस साल ज्यादा खर्च कर दिया उसको आगे लेकर के चल जाओ और अगले साल की इनकम से एडजस्ट कर लो, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेजर अमेंडमेंट्स दैट हैव बीन टेकन for the charitable trusts and organizations. So go through the modules, go through the provisions, and in case आपको इनमें कहीं पर भी कोई भी डाउट आया है, कोई भी दिक्कत आई है, तो feel free to discuss.